तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात हमने कर ली थी, कर्व की बात कर ली थी, जो कर्व आपकी बुक में है, सिलेबस में है, उसके बारे में बात कर ली थी। अब जो हमें जानना है वो जानना है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना है कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के अंदर, उसी तरीके से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं आएगा, क्या हुआ? उसे फोन आया था उसका मेरे पास। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है कि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें आप कई फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे एक आप पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन आयन को फैक्टर पढ़ सकते हैं, है ना, और एक आप पढ़ सकते हैं पीएच वैल्यू का फैक्टर पढ़ सकते हैं, और एक आप बाइकार्बोनेट का फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक। और उसमें आपका कई तरीके के, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, और एक चीज़ और है आपका कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन को जानेंगे, ठीक है ना, कि इसमें जो एमिनो एसिड है, 2 एमिनो एसिड होता है, लाइसिन और आर्जिनिन होता है, ठीक है। ये दोनों एमिनो एसिड जो होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे, ठीक। हिस्टिडीन कैसे काम करता है, बाइकार्बोनेट आयन कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ जानेंगे। फिर उसके बाद रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी स्टेट्स, कि मतलब बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है ऑक्सीजन की, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को लेकर के, कि अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई तब क्या कहेंगे, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई तब क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये तमाम तरह के चीज़ों को लेकर के जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं ऑक्सीजन को, उसकी बात करेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उसके बारे में। साथ में यहाँ पे हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट को डिटेल में बताया गया है, जो आप पढ़ चुके हो, और बस आपको ध्यान में रखना है बस कुछ चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो खैर सबसे पहले मेरी बात को सुनते चलिए कि क्या चीज़ें होती हैं। देखो, टिशू टिशू की बात करें तो हमारी बॉडी में, एक मिनट रुके रहना, ठीक है, एक मिनट, हाँ स्क्रीन में ले लेता हूँ, ओके। देखो, जैसे देखो मैं मान लेते हैं, चलो मुझे हो सकता है सरल लग रहा हो, आपको कठिन लग रहा हो, ओके। चलो देखिए, ये हमने मान लिया टिश्यू है, राइट, इतना सबको समझ में आया, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू है, टिश्यू समझ रहे हो ना। टिश्यू वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो नीचे बॉडी के अंतर्गत आ रहा है। बॉडी में जो ब्लड आ रही है उसमें, मतलब सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशंस में, या सिस्टेमिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, ये सिस्टेमिक के अंतर्गत आता है। ये क्या है, हमारा टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। और दूसरी तरफ साइड में क्या है हमारा, ये ब्लड है, क्या है, ब्लड है। एक बात बताओ, अगर ये ऑक्सीजनेटेड है, क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, तो ऑक्सीजनेटेड में क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजनेटेड में होता है ऑक्सीजन हाई लेवल पे, ऑक्सीजन हाई लेवल पे, और कार्बन डाइऑक्साइड लो लेवल पे, राइट। ये बात सब लोग जानते हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पहचान है, ऑक्सीजन हाई लेवल होगा इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड लो लेवल होगा। टिश्यू को ब्लड की ज़रूरत कब पड़ी, जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, लो हो गया। मतलब कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये कहेगा कि हम हीमोग्लोबिन नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये क्या है, क्या है, सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड है, इसके साथ में क्या है, सैचुरेटेड है। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात। दूसरी तरफ इसी ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जो पार्शियल प्रेशर है PCO2 है, वो क्या है, मैक्स है, और यहाँ पे क्या है, लो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके आ गया इसके
अंदर। ये बात सबको समझ में आई ना? जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आई तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी होती है जिसमें वाटर भी होता है, विथ उसमें हीमोग्लोबिन भी तो होता है। चलो मान लेते हैं हीमोग्लोबिन भी है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आई तो कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन कर लिया? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जब रिएक्शन किया तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करने से इसने बना लिया H2CO3। क्या बना लिया? H2CO3। क्या बना लिया? H2CO3 बना लिया। और H2CO3 बनाने से क्या हो गया कि, और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है? उस एंजाइम का नाम है, याद कर लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है। देन इसी एंजाइम के प्रेजेंस में H प्लस में टूट जाता है, प्लस HCO3 बना लेता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। साथ में और क्या है ब्लड के अंदर? H प्लस है। के इंक्रीज होते ही जो वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन HbO2 के साथ में जुड़ा था, ये हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया? HbO2 के साथ में बाइंड कर गया, H प्लस Hb बना लिया, और जो है ऑक्सीजन को क्या कर दिया? डिसोसिएट कर दिया। मतलब ऑक्सीजन को यहां से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब ऑक्सीजन मूव करके कहां चली जाएगी? टिश्यू के अंदर चली जाएगी। कहां चली जाएगी? टिश्यू के अंदर। एक तो पार्शियल प्रेशर, ऊपर से मूवमेंट, हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ना, ऑक्सीजन बड़े आराम से टिश्यू के अंदर चला जाएगा और इस हिसाब से टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो करके क्लोराइड आयन के साथ में विथ कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, विथ कुछ हीमोग्लोबिन के साथ में, विथ जो वाटर मॉलिक्यूल प्लाज्मा है उसके साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ में आया? अब समझ में आया? आदित्य गुप्ता ठाकुर साहब बताइए, समझ में आया? सचिन बताओ, समझ में आया सबको? और लोग बताओ। अभी एक बार और पूरा पढ़ेंगे ना तो सब और जो है क्लियर हो जाएगा विजन। ओके सचिन 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 बताओ। ओके ओके वर्तिका, अंशिका, सब लोग बताओ। अंशिका, वर्तिका, सब लोग बताओ। ये सब बना हुआ डायग्राम है। आई थिंक एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे वो दो, मैं फ़ोन में खोल करके मैं आपको अभी असल बात ये वाला जो है ना, ये अनअकैडमी पे पड़ा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसको जो है PDF को हमने अभी ऐड नहीं किया हुआ था। खैर लेकिन अगर मिल जाता है तो मैं ऐड करता हूँ जो है, तो वो वाला जो मटेरियल है वो आप लोग देख लेंगे जो है ना। एक मिनट रुके रहो, सब लोग हमको जवाब दे दो, समझ में आ गया है तो फिर आगे हम बढ़ेंगे जो है। PDF पता नहीं कहाँ कहाँ PDF पड़ जाता है जो है, क्या बताएं। ठीक है, एक मिनट, बहुत सारा डिटेल रहता है, कितना कितना ध्यान में रखा जाए। हाँ ये रहा, मैं तुरंत अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं इसको WhatsApp पे सेंड कर देता हूँ, फिर उसके बाद में वहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो एक सेकंड, ग्रुप में चला गया होगा PDF आप लोगों को, और ये जो PDF है मैं इसको अभी PC में खोल करके सबसे डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ चीज़ों के साथ। चलो इधर ध्यान दो, देखो ये डायग्राम जो है बहुत पहले बना हुआ डायग्राम है, तो ये क्लियर विज़न और कर देता है। और यहाँ पे अगर आप देखो, पता नहीं क्यों मेरी पेन कहाँ चली गई, ठीक है आ गई पेन, इसमें भी पेन है। चलो देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, टिश्यू में है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है एकदम। अब देखो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में चली गई, ये प्लाज्मा है, बाहर का मटेरियल प्लाज्मा है,
ब्लड में आपको पता है दो चीज़ें, एक हमारी प्लाज्मा और एक आरबीसी होती है, क्लियर है ना। तो प्लाज्मा में जो गई उसने क्या बना लिया, SCO3 बना लिया कि नहीं बना लिया, बना लिया ना। अब ये जो आपका SCO3 होता है, यहाँ पे ध्यान देना, अभी ये केस क्लोराइड शिफ्ट का तब का है जब क्लोराइड आयन अंदर आएगा और कार्बोनेट आयन जो है वो क्या जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट को बाहर जाना है प्लाज्मा के अंदर ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है ना। इसीलिए कार्बोनेट को बाहर निकालने के लिए आरबीसी को क्या करना पड़ा, क्लोराइड आयन का सहारा लेना पड़ा। किसका सहारा लेना पड़ा, क्लोराइड आयन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अगर क्लोराइड आयन अंदर ना आता, अगर क्लोराइड आयन अंदर ना आता तो क्या हो जाता, Cl का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता, निगेटिव आयन का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता ना, फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता इसके अंदर। इसीलिए निगेटिव आयन में क्लोरीन को इसने लिया ताकि ये कार्बोनेट आयन की खाना पूर्ति पूरी कर सके। इसी चीज को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अब ध्यान दो, तो ये बना दिया प्लाज्मा के अंदर, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो कहाँ चला आया, हीमोग्लोबिन के साथ में, इसको यही बताया ना मैंने, और वो हीमोग्लोबिन साथ में आकर के बना लिया HbCO2, और HbCO2 जो है उसने ऑक्सीजन को फिर क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया, क्योंकि अगर कहीं ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ये पहले ही बता दिया हूं। तो ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन जो भी हीमोग्लोबिन के साथ में है, समझ रहे हो ना। और दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है, दूसरी रिएक्शन ही यहाँ पे आरबीसी के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या काम कर रहा है, वो भी जो है ऑक्सीजन को छोड़ेगा और हीमोग्लोबिन साथ में बाइंड करेगा। सिंपली सी बात है, हीमोग्लोबिन जब फ्री हो जाएगा, जब ऑक्सीजन चला जाएगा हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा, तो कुछ हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, हाइड्रोजन आयन के साथ में बाइंड कर जाएगा, कुछ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड कर जाएगा, यही तो बताया ना आपको। और बाकी कहाँ चला जाएगा, जो SCO3 है वो प्लाज्मा में चला जाएगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ डिसोसिएट होगा वो कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, टिश्यू के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया ना, यही ये डायग्राम का कहना है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ऐप पे तो नहीं हो, स्क्रीनशॉट इस पे ले लोगे। तो ये बेसिक कहना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 फॉर्म में यहां से जा रहा है। अभी आप देखोगे लिखा हुआ है सारी चीजें, 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो यहां पे भी बन रहा है और यहां पे भी बन रहा है, दो जगह बन रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप गंदे खून को निकालोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। और बाकी हीमोग्लोबिन से बहुत ही कम अमाउंट में बंधे होते हैं और हाइड्रोजन आयन से बहुत कम अमाउंट में बंधे होते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़े जाए, ओके, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ा जाए, अब जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाए। चलो खैर उसके बाद हम लोग के पास में, हाँ ठीक है, चलो अच्छे से देखो। व्हेन, देखो यहां पे, व्हेन आर्टेरियल ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू कैपिलरी, जब आर्टेरियल ब्लड जो होगी कहां पे आएगी, टिश्यू कैपिलरी में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर के द्वारा या पार्शियल प्रेशर के रीजन के द्वारा क्या करेगी, अपने डाउन टू पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी, डाउन टू ग्रेडियंट जाएगी, है ना। जिधर की तरफ पार्शियल प्रेशर कम होगा उधर की तरफ वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और कहां पे कम होगा, टिश्यू सेल के अंदर कम होगा, बता चुका, इनटू द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड in the blood, carbon dioxide is transported in the blood from the tissue to the lungs in 3 ways, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स इन 3 ways, ठीक है। 3 ways से जो होते हैं, लंग्स से आपके टिश्यू के, आपके लंग्स से जो होते हैं वो, सॉरी, ब्लड से लंग्स के अंदर जाना और टिश्यू से कैपिलरी के अंदर आना, ये 3 वेज में कंप्लीट करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, मैं जो बता रहा हूं। तो 3 वेज से ये बेसिकली काम करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर तकरीबन कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, 7%, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकली डिजॉल्व इन ब्लड डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकली डिजॉल्व इन ब्लड डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के अंदर डिजॉल्व होना है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है, तो जाहिर तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड उस टिश्यू से उस ब्लड कैपिलरी के अंदर आएगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो जाहिर तौर पे ब्लड के साथ में कितना कार्बन डाइऑक्साइड घुलना है ये बात किस चीज पे डिपेंड करती है, ये बात डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे। किस और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहाँ की बात कर रहा है, अगर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है तो जाहिर तौर पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा हमारे ब्लड के अंदर भी। समझ गए ना मेरी बात। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर होगा। आपको मैंने कहा कि आप चाहे तो पार्शियल प्रेशर को अपने सुविधा अनुसार जो है अमाउंट मान लीजिए, अमाउंट मानोगे थोड़ा दिमाग में रहेगा, मान लो, बस है नहीं मान लो, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट तो मैंने इक्वल बताया था ना कि पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इक्वल है उसके अमाउंट के। मतलब अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे गैस का तो पार्शियल प्रेशर भी उस गैस से क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आखिर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, बहुत ज्यादा मौजूद है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो पार्शियल प्रेशर जो है अमाउंट से आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब कि बिकॉज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में पहुंचा तो ब्लड की औकात नहीं है कि हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा रह जाए, ये जान लो। ऑक्सीजन की औकात नहीं है कि हीमोग्लोबिन साथ में जुड़ा रह जाए। रीजन ये है कि अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर, अगर प्लाज्मा वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है उस प्लाज्मा में, तो वो उसको भी रिप्लेस कर देगा। मतलब कि यहां पे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन इन प्लाज्मा वाटर। आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि कुछ ऑक्सीजन किसके साथ में होती है, कुछ ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के साथ में होती है, राइट, ब्लड प्लाज्मा के साथ में होती है, और ज्यादातर किसके साथ में जुड़ी है, हीमोग्लोबिन साथ में जुड़ी है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल का जो रिमूवल है या जो ऑक्सीजन को बाहर निकालना है वो बेसिकली किसके द्वारा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से बाइंड करता है हमारे प्लाज्मा वाटर के साथ में। अ ग्रेटर प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड देन अदर ऑक्सीजन इन ब्लड इज फिजिकली डिसॉल्व। ठीक है, तो जाहिर तौर पे जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होंगे तो जितने ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन मौजूद होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जाकर के उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगा, और जुड़ करके जो है बेसिकली क्या बना लेगा, जुड़ करके वो बेसिकली बना लेगा कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बाई कार्बोनेट बनाएगा, H2CO3, और उसके बाद टूट जाएगा H+CO3। समझ गए ना रिएक्शन जो भी मैंने आपको वहां बताया था। तो कुल मिलाकर कोई बात नहीं, ढंग से आपको क्या ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एकदम बॉस की तरह जाएगा और वहां पे मौजूद वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, फिर वहां से जो भी ऑक्सीजन है उसका रिमूवल अगर है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल के, वैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत बेकार नेचर की होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। चलो, तो ये था आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक ट्रांसपोर्ट। पर बात समझ में आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ये एनसीईआरटी की बात थी। लेकिन अब जो बात है वो ये है कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करवा कैसे रहा है। वो बात Fe की तो मैं मान रहा हूं, पर Fe रीजन पे जाकर के बाइंड तो नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कुछ तो ऐसा है जो यहां पे हमें अलग देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए यहां पे क्या है कि एक चीज आप पढ़ते हो, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है
वो हमारे हीमोग्लोबिन के एमाइनो ग्रुप से बाइंड कर एमिनो एसिड से बाइंड करती है। किससे बाइंड करती है? एमिनो एसिड से बाइंड करती है। इसी चीज को हम लोग कह देते हैं कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। और दो एमिनो एसिड इसमें जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक आपका एमिनो एसिड होता है आपका, लिखा हुआ है यहाँ पे लाइसिन। क्या लिखा हुआ है? लाइसिन। और एक का आपका क्या लिखा हुआ है? आर्जिनिन। जरा हमें कोई बताओ कि जेनेटिक कोड में लाइसिन को कौन कोड करता है, आर्जिन को कौन कोड करता है? जरा सा बताओ तो कोई। चलो जल्दी खटाखट कमेंट लिखो। जी यू गुगला गए हो तुम लोग, ये पक्का गुगलाए हो तुम लोग फिर। चलो याद रखना, जेनेटिक कोड एकदम रटा होना चाहिए, उसमें नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें दो हमारे ग्रुप होते हैं, दो एमिनो एसिड के, वो होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। और इन्हीं से जो है हमारा बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बाकी ये आपके सिलेबस में है नहीं उतना, तो आप बस नॉलेज के लिए इसको अच्छे से जानते रहिएगा, ठीक है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल थ्रू द ब्लड इन 3 डिफरेंट वेज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से 3 वे में ट्रेवल करता है, ठीक है ना, 3 वे में ट्रेवल करेगा। वन ऑफ दीज वे इज बाइंडिंग टू एमिनो ग्रुप। एक जो तरीका है वो क्या है? एमिनो ग्रुप से बाइंड करना, क्रिएटिंग कार्बा एमिनो कंपाउंड। और क्या बना लेना? कार्बा एमिनो कंपाउंड बनाना। एमिनो ग्रुप आर अवेलेबल फॉर बाइंडिंग एट एन टर्मिनस एंड साइड चेन ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यू। एन टर्मिनस पे जाकर के ये जो है बाइंड करता है इन हीमोग्लोबिन में। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है इन रेसिड्यू से तो क्या बन जाता है? कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। तो कोई पूछे कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइसिन स्लैश आर्जिनिन, ये क्या बना लेता है? और ये सब कहाँ पे हो रही है? हीमोग्लोबिन में। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनती है? कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। दिस अमाउंट ऑफ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की है कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन की, दिस अमाउंट ऑफ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड इज इनवर्सली, मतलब कि कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑक्सीजन अटैच टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अटैच टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन अटैच टू हीमोग्लोबिन। मतलब अगर CaH का लेवल बढ़ेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा। क्योंकि यही तो बताया था ना अभी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आई हीमोग्लोबिन के पास तब तो क्या हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा। मतलब जो अमाउंट हीमोग्लोबिन से जुड़ा होगा ऑक्सीजन का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है तो ऑक्सीजन का अटैचमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही बताया था आप लोगों को कि नहीं? अभी बताए थे ना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो बस आप इतना नोट कर लो कि ये वाली लाइन नोट करना है आपको, ठीक है ना, कि अब आप लोग जानते रहोगे। देखो सब हर चीज अटैच है एकदम, कुछ आप नया नहीं पढ़ रहे हो, बस आप एनसीईआरटी की लाइन को देख रहे हो कि हो क्या रहा है। अभी तक आपको मैंने कहा कि बस वर्ड यूज किया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो ऑक्सीजन चला जा रहा है, पर मन में सवाल उठेगा ना कि सर कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर
कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन का अटैचमेंट जो है हीमोग्लोबिन से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना इस बात। दस एट लोअर ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर हम बात करेंगे कि अगर ऑक्सीजन का लेवल हीमोग्लोबिन के साथ में, सैचुरेशन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर हम बात करें वो सिचुएशन जिस समय ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा है, इसका मतलब ज्यादा कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बना है, इसका मतलब ज्यादा कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन बना है। क्या अभी तुम लोग आर्जिनिन ओर्जिनिन में फंसे हो क्या? ठीक है, सबको समझ में आया ये चीज? हमको रिस्पॉन्स करते रहा करो, क्लियर? जो नहीं आया बता देंगे, आदित्य सिंह बताएंगे, अंजलि जवाब देंगी, ये सब सारे बच्चे जवाब दिया करो यार। ये कौन सा तरीका होता है, लिखने में भी दर्द हो रहा है क्या? अभी मेमे में लिखना हो तो खूब लिख डालोगे जो है, नमिया जाओगे एकदम। आज यार फिर से गंजे वंजे हो गए यार, फिर से जो है अभी क्या ही बताएं, एकदम हालत क्या बनी रहती है। चलिए बताइए भाई, आ गया सबको? चलो, तो नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी हुई है कि जो आप ये देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिनो ग्रुप के साथ में जुड़ करके, कोई भी आपसे पूछे आप बड़े आराम से बता दोगे कि अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप से ज्यादा जुड़ेगा और वो बनाएगा कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, और जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। क्या कहते हैं? हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। आप लोगों को ग्राफ याद है क्या उस टाइम वाला? आप लोगों को उस टाइम का ग्राफ याद होगा अगर मैंने आपको जो बताया हुआ था, क्या ग्राफ में मैंने आपको बताया था, क्या बेहतरीन बात मैंने आपको बताई थी। हाल्डेन इफेक्ट ने उस ग्राफ के अंदर आपको बता दिया था कि चूंकि जो टिश्यू है वो अगर वो कम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से बाहर निकालेगी, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, तो फिर उस सिचुएशन में जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड को ऑक्सीजन देना है टिश्यू को, वो भी कम ही देगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? मतलब एक बात बताओ, देखो सिस्टम कितना सुंदर बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बाहर निकालेगी सेल, तब बाहर निकालेगी जब कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होगा। कहने का मतलब जब एटीपी बनेगा, जब क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। आपको पता है ना कि ग्लाइकोलिसिस चलेगी, क्रेब साइकिल चलेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो जाहिर तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जितना कम सेल काम करेगी उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी उतना कम हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि ये साइकिल बनी रहती है, इस साइकिल कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब कि हाल्डेन का सीधे कहना यह था कि अगर आपकी टिश्यू कम कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, तो ये जान लो कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम ट्रांसपोर्ट होगा। मेरे पास में ग्राफ है, मैं आपको ये ग्राफ बता सकता हूं, ठीक है? ये देखो, ऊपर वाली जो येलो लाइन है ना, ये किसको शो कर रही थी? मैंने बताया था ना सभी को जो थे उस समय, पार्शियल प्रेशर को शो कर रही थी, ठीक है ना? हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक है, टिश्यू के रेस्टिंग पॉइंट वाला लेते हैं, टिश्यू का लेते हैं, ठीक है ना? और देखते हैं, मेजर करते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन से कैसे अलग है। ये बताओ, जिस समय ब्लैक वाला पोर्शन है उस समय सैचुरेशन कितने परसेंट दिखा रहा है? 75% दिखा रहा है। लेकिन हार्लेन इफेक्ट में क्या दिखा रहा है? हार्लेन इफेक्ट में दिखा रहा है सैचुरेशन तकरीबन 85%। कितना दिखा रहा है? 85%। मतलब ब्लड के साथ में जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो तकरीबन 85% बाइंड है। कितने में? 40% टिश्यू के साथ में। कितने साथ में? 40%। तो जाहिर तौर पे अगर आप 98% के टोटल से 85 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 13%। केवल 13% ही ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के अंदर आएगी।
टिश्यू के अंदर आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू कम कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट कर रहा है। अगर ये कम कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करेगा, अगर ये कम कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करेगा, तो ये ध्यान रखो कि जो ऑक्सीजन है उसका मूवमेंट भी कम ही होगा। यही क्या कहलाता है? हाल्डेन इफेक्ट कहलाता है। तो जो ऊपर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये किसको शो कर रहा है? हाल्डेन इफेक्ट को शो कर रहा है। वहीं पे बोहर में अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जिससे जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा टिश्यू के अंदर आ रहा है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहां पे हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जाएगा हाल्डेन इफेक्ट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ही नहीं, बाइकार्बोनेट बनेगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना मेरे भाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हाइड्रोजन आयन का कम हुआ तो पीएच वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हाल्डेन इफेक्ट में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम, पीएच वैल्यू ज्यादा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कम। समझ गया ना मेरी बात? मतलब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जो है वो ज्यादा रहेगा, बस बाकी जगह पे कम रहेगा, मतलब कम ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये सबको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं इस समय? ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है? ज्यादा कठिन हो रहा होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो। ठीक है, चलो बताओ भाई, सब लोग हमको बताओ जो है। समझ में आ रहा है सबको? टाइम की फिक्र मत करना, टाइम की फिक्र मत करना आप लोग, बस पढ़ते चलो। 5 लोग हो गए हैं, बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। चलो बताओ भाई। अमान खान सिबा हैं क्या? सिबा, सिबा ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक आपको। चलो ठीक है, ओके ओके। यहां पे अब आगे देखते हैं। देखो ये भी केस उसी तरीके से है। यहां पे देखो, इन रेड ब्लड सेल्स द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। बता चुका हूं, 10 बार बता चुका, अब नहीं बताऊंगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करता है बाई कार्बोनेट। पहले कार्बोनिक एसिड में ब्रेक करता है, मतलब H2CO3 में ब्रेक करता है, देन उसको किस में तोड़ देता है? बाई कार्बोनेट में। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ये रिएक्शन कराता है, वही जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चीजों को ब्रेक करता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? हिस्टिडीन रेसिड्यू। हमारे हीमोग्लोबिन में हिस्टिडीन रेसिड्यू भी आपको देखने को मिलता है। कहता है हिस्टिडीन रेसिड्यू इन हीमोग्लोबिन कैन एक्ट एज बफर की तरह काम करता है, जो कि क्या काम करता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मौजूद होती है, वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन को कैरी करेगा बजाय किसके? ऑक्सीजनेटेड फॉर्म के। मतलब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में अगर है तो वो क्या काम करेगा? वो हाइड्रोजन आयन को कैप्चर नहीं करेगा। ये तो आपको बता ही दिया हूं, तो इतनी कोई ज्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाइकार्बोनेट, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती। तकरीबन कितने? 70%। ट्रांसपोर्ट थ्रू द बाइकार्बोनेट आयन। सम ऑफ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। इसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किसके साथ में रिएक्शन करती है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करती है, फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना लेगा H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बना लेता है। फिर उसके बाद टूट जाता है बाइकार्बोनेट। यहाँ पे H2CO3 कर लेना, यहाँ पे H प्लस कर लेना, ठीक है। तो ये बना लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज स्लो इन प्लाज्मा। ये रिएक्शन कहां पे होती है? प्लाज्मा में होती है। कहां होती है? प्लाज्मा में होती है, बट वेरी फास्ट इन आरबीसी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मा के अंदर इसका ब्रेकडाउन बहुत स्लोली होगा। क्या होगा? बहुत स्लोली होगा, ठीक है ना। गाना बन गया ये तो। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर ये रिएक्शन बहुत तेज गति से होती है, मतलब सॉरी आरबीसी सेल के अंदर ये बहुत ही तेज गति से होती है। ईद मुबारक, तुम क्यों बोल? ईद मुबारक, चलो ईद मुबारक।
चलो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो सबको समझ में आया, नोट कर लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में स्लोली चेंज करता है, जबकि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे हीमोग्लोबिन को, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेजी से बाइकार्बोनेट में चेंज करता है। सम बाइकार्बोनेट आयन मूव आउट इनटू द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सब लोग सुन लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा। कहता है कि कुछ कार्बोनेट जो होते हैं वो मूव करते हैं ब्लड प्लाज्मा में, बताया हुआ था ना आपको, अगर डायग्राम ध्यान में होगा तो अभी आप देखे थे ना कि जो आरबीसी की सेल थी उससे क्या कर रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। क्या हो रहा था, सेल बनी हुई थी ना, रेड कलर की सेल बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी, अभी देखो डायग्राम वहां पे है कि नहीं है, देखते थे, है ना। तो यहाँ पे जो देखो ये सेम रिएक्शन यही हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है कि नहीं हो रही, सेम रिएक्शन यहाँ वाली यहाँ हो रही कि नहीं हो रही है। तो कार्बन जो SCO3 थी वो क्या हो जा रही है, बाहर चली जा रही है, और क्लोराइड आयन क्या हो जा रही है, अंदर आ रही है। इस चीज को हमने क्या नाम दिया था, इसी चीज को हमने नाम दिया था क्लोराइड शिफ्ट, जो यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, कहता है कि कार्बोनेट आयन जो है वो बाहर निकल जाती है ब्लड सेल के अंदर, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए कार्बोनेट आयन बाहर निकलती है। लेकिन जब कार्बोनेट आयन बाहर निकलती है तो उसका कंसंट्रेशन माइनस, मतलब जो चार्ज है वो ना कम होने पाए, SCO3 तो कम हो जाए लेकिन जो चार्ज है वो कम ना होने पाए, इसके लिए वो क्लोरीन आयन से इसका एक्सचेंज कर लेता है। और जब क्लोराइड आयन से इसका एक्सचेंज करता है तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो पढ़ो इसको, इन द एक्सचेंज क्लोराइड आयन मूव फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, जो प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयन होता है वो मूव करके आता है हमारे आरबीसी के अंदर, जिससे कि क्या होता है, निगेटिव आयन का जो बैलेंस है इलेक्ट्रिकल वो बना रहता है प्लाज्मा और आरबीसी का, इसी चीज को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया, ये साफ साफ बता दो, सबको समझ में आया, प्रॉपर अच्छे से आया सबको समझ में, सभी बच्चे बताओ भाई, सबको समझ में आ गया, आ गया सबको समझ में, हमको सब लोग बता दो। देखो यार जो लोग क्लास इस समय मिस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा यार, इसीलिए क्या होता है कि